हेलो फ्रेंड्स, श्री राधे राधे। तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर चैप्टर 8 हमने पिछले वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने कवर किया था मनी डिमांड क्या होती है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज ऑफ मनी डिमांड। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जो उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। आज हम कवर करेंगे मनी सप्लाई क्या होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा मनी सप्लाई का, क्योंकि छोटा सा ही चैप्टर था हमारा, दो ही टॉपिक थे। मनी डिमांड हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया है, मनी सप्लाई हम आज के वीडियो के अंदर कवर कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मनी सप्लाई से। मनी सप्लाई रेफर्स टू द टोटल अमाउंट ऑफ मनी circulating in an economy at a specific time. It includes physical currency like cash and various form of bank deposit. Monetary policy involves actions undertaken by a central bank to manipulate the money supply and credit conditions to stimulate or restrain economic activities. सप्लाई का मतलब तो आप सभी को पता ही होगा, एक जगह से दूसरी जगह चीजों को सप्लाई करना, भेजना। और मनी का मतलब भी आपको पता है, पैसे को भेजना। तो मनी सप्लाई का मतलब क्या होगा, वो टोटल अमाउंट, जो एक पूरी अमाउंट, एक पूरा जितना भी पैसा है वो हम सर्कुलेट करें, वो हम भेजें एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर इकोनॉमिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए। और इसके अंदर फिजिकल करेंसी मतलब कैश भी इन्वॉल्व होता है, जो हमारे पास अभी पैसा अवेलेबल है कैश में, और फॉर्म ऑफ बैंक डिपॉजिट, जो भी बैंक में पैसा है वो सब। मॉनेटरी पॉलिसीज जो होती है वो इन्वॉल्व होती है सेंट्रल बैंक को मैनिपुलेट करने के लिए। मनी सप्लाई कितनी करनी है, क्या करनी है, कितना पैसा आपको भेजना है और क्रेडिट कंडीशन क्या रहेंगी, वो सब चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए, मतलब वो सब चीज़ों को चेंज करने के लिए हम बोल सकते हैं। मैनिपुलेट का मतलब यही होता है कि मैनिपुलेट करके हम उनको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज का यूज किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसीज के टूल्स कौन कौन से हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, बाइंग और सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द मनी सप्लाई। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है, यहाँ पे बाय होती, मतलब खरीदी जाती है और बेची जाती है गवर्नमेंट की जो भी सिक्योरिटीज होती हैं, जो कि मनी सप्लाई जो है, पैसे की जो सप्लाई हो रही है उसको बढ़ाता है और घटाता है। रिजर्व रिक्वायरमेंट, सेटिंग द फ्रिक्शन ऑफ डिपॉजिट बैंक मस्ट होल्ड इन रिजर्व्स। ये सेट करते हैं फ्रिक्शन जो कि डिपॉजिट किया जाता है बैंक के अंदर, और ये होल्ड करते हैं रिजर्व्स को। डिस्काउंट रेट्स, द इंटरेस्ट रेट एट विच कमर्शियल बैंक कैन बोरो मनी डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिस्काउंट रेट वो होते हैं जो इंटरेस्ट रेट कमर्शियल बैंक डायरेक्टली बोरो कर लेते हैं, मतलब डायरेक्टली लेते हैं सेंट्रल बैंक से। इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स, पेइंग इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स दैट बैंक होल्ड एट ए सेंट्रल बैंक। ये पे करते हैं इंटरेस्ट ऑन रिजर्व्स जो कि बैंक होल्ड करके रखता है सेंट्रल बैंक का। और ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, प्राइस को सुटेबल करने में हेल्प करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट मतलब कि बेरोजगारी को कम करने में हेल्प करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता है, बेरोजगारी को कम करता है, एंड इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करता है, फाइनेंस को सुटेबल करने में भी हेल्प करता है। टाइप्स क्या रहेंगे, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यूज टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई एंड लोअरिंग इंटरेस्ट रेट। एक्सपेंसरी मॉनेटरी पॉलिसी वो होती है जो कि यूज की जाती है इंक्रीज करने के लिए मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट को कम करने के लिए। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज टू कर्ब इन्फ्लेशन बाय डिक्रीज द मनी सप्लाई एंड राइजिंग इंटरेस्ट रेट। ये क्या होता है, इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाता है और जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ा दिया जाता है, जिससे कि हमारा इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाता है। नेक्स्ट हम आता है क्या रिलेशनशिप रहती है मॉनेटरी पॉलिसीज की मनी सप्लाई के बीच में, क्योंकि हमारे टॉपिक का जो है हमारा वो है मनी सप्लाई, और उसके अंदर मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल है, तो इनका क्या रिलेशनशिप रहेगी। तो मॉनेटरी पॉलिसी डायरेक्टली इम्पैक्ट द मनी सप्लाई। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है मनी सप्लाई को। फॉर एग्जाम्पल व्हेन सेंट्रल बैंक बाय गवर्नमेंट बॉन्ड्स, जब जो सेंट्रल बैंक है वो बॉन्ड्स को बाय कर रहे हैं, मतलब बॉन्ड्स को खरीद रहे हैं, it inject money into the economy, increase the money supply, the change in money supply that affect interest rate, investment, consumption, the overall income activity। तो वो इंजेक्ट करते हैं पैसे को इकोनॉमी के अंदर, और जो कि मनी सप्लाई को बढ़ा देता है। तो जो चेंज आएगा मनी सप्लाई के अंदर अफेक्ट करेगा इंटरेस्ट रेट को, इन्वेस्टमेंट को, कंजप्शन को, जो ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उन सबको अफेक्ट करेगा अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो ये रिलेशनशिप होती है मॉनेटरी पॉलिसीज और मनी सप्लाई के बीच में, जो कि डायरेक्टली एक दूसरे को इम्पैक्ट करती हैं। देन मॉनेटरी एग्रीगेट कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई के अंदर सबसे पहले जो टाइप्स ऑफ बैंक डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स। इसके अंदर होता क्या है, M1 इक्वल्स टू C प्लस DD प्लस OD, नैरो मनी जो हमारी होती है। अब वेयर C डिनोट्स टू करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो C है वो करेंसी बताता है हेल्ड बाय जो पब्लिक ने की है।
डीडी, बट इज डिमांड डिपॉजिट। देखो हमें भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था, क्योंकि हम लोग बिजनेस नहीं करते हैं। जैसे पहले जब मैं कॉलेज में थी तो हमारे जो कॉलेज वाले हैं उन्होंने कहा कि फीस जो जमा होगी वो डीडी से होगी। डीडी का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट। इट मीन्स जितनी उन्होंने फीस बोली है उतने की आप डीडी बनवाओगे, डीडी बैंक बना के देता है, और वो आप डिपॉजिट करोगे, और फिर वो अपने पैसे मतलब जिसके नाम पे बनवानी है और वो उसका मेंशन होगा और उसके नाम पे बनवा के फिर आप कॉलेज में जमा करोगे। तो इसलिए हमें पता चला था कि डिमांड डिपॉजिट होता क्या है। तब हमें पता लगाना पड़ा कि डीडी क्या होती है। तो डीडी मीन्स डिमांड डिपॉजिट। जितना पैसा आपसे डिमांड किया गया है उसको आप डीडी की फॉर्म में लेके आओगे। एक चेक की तरह एक फॉर्म होता है, बट वो परमानेंट होता है, पूरा बैंक निकाल के देता है, और वो पैसा फिर आप उसके अंदर जमा करवाओगे जो जिसको भी आपने देना है। देन अदर डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय आरबीआई। उसके बाद जो अदर डिपॉजिट पड़ते हैं, जो डिमांड डिपॉजिट है आरबीआई के थ्रू किए गए हैं। डिमांड डिपॉजिट कैन बी विड्रॉ ऑन डिमांड फॉर बैंक। डिमांड डिपॉजिट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से। एंड टाइम डिपॉजिट कैन बी विड्रॉन ओनली आफ्टर स्पेसिफिक टाइम। जो अगर जरूरत है तो डिमांड डिपॉजिट विड्रॉ किया जा सकता है बैंक से, बट जो टाइम डिपॉजिट होता है वो विड्रॉ किया जाता है एक स्पेसिफिक टाइम के ऊपर ही। टोटल डिपॉजिट इक्वल्स टू डीडी प्लस टीडी। अदर डिपॉजिट इंक्लूड डिमांड डिपॉजिट विद द आरबीआई। जो अदर डिपॉजिट है वो डिमांड डिपॉजिट के अंदर इंक्लूड किया जाता है आरबीआई के अंदर। डीडी विद आरबीआई कैन बी हेल्ड ओनली बाय विजिट गवर्नमेंटल एजेंसीज, इंटरनेशनल एजेंसीज और गवर्नमेंट और फॉर्मर गवर्नर ऑफ आरबीआई। ये एजेंसीज के नाम है, विजिट गवर्नमेंट एजेंसीज और इंटरनेशनल एजेंसी। डीडी और आरबीआई जो है वो उनके थ्रू हेल्ड किए जाते हैं। अब बात आती है M1 क्या होता है। M1 इज नोन एज अ नैरो मनी एज इट इंक्लूड ओनली 100% लिक्विडिटी डिपॉजिट विच इज अ वेरी नैरो डेफिनेशन ऑफ द मनी सप्लाई। M1 होता है नैरो मनी जिसको बोला जाता है, जिसके अंदर 100% लिक्विडिटी डिपॉजिट होती है, मतलब कैश ही होता है। और नैरो जो नैरो डेफिनेशन है मनी सप्लाई की। M2 क्या होता है? M2 इंक्लूड्स M1 एंड ओनली सेविंग अकाउंट डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। M2 जो है वो इंक्लूड करता है M1 को, और इसके अंदर सेविंग अकाउंट्स डिपॉजिट होते हैं पोस्ट ऑफिस के साथ। M2 इक्वल्स टू M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। तो हमारा M2 निकल आएगा। नोट पोस्ट ऑफिस हैव नो फैसिलिटी फॉर द ओपनिंग और करंट अकाउंट। द टाइप्स ऑफ अकाउंट दैट कैन बी ओपन आर सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस जो है वो ओपन नहीं करता है कोई भी करंट अकाउंट को, ये सिर्फ ओपन करता है सेविंग अकाउंट या डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग डिपॉजिट को। थ्रू द साइज ऑफ पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट इज negligible. M2 terms is used as all the deposit in M2 are not liquid. देखो, और जो पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट है नेग्लिजिबल है M2 टर्म्स के अंदर, तो M2 के अंदर सारे लिक्विड नहीं होगी, और M1 पूरा लिक्विड है, बट M2 जो है M2 डिपॉजिट्स जो है वो पूरी लिक्विड नहीं होंगी। दे आर नॉट ऑल द फॉर्म इन लिक्विड। ये पूरा कैश में नहीं होगा, ये कुछ फॉर्म ऑफ कैश में होगा, बट M2 तो इसके अंदर होगा ही, बट पूरा ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा। M3 क्या होता है? M3 इक्वल्स टू M1 प्लस TD। TD का मतलब क्या होता है? टाइम डिपॉजिट विद द बैंक इंक्लूड फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एंड टाइम लिक्विड ऑफ सेविंग अकाउंट्स। टीडी के अंदर इंक्लूड किया जाता है फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, रिकरिंग डिपॉजिट है, टाइम लिक्विड है, सेविंग अकाउंट्स है। द मोस्ट कॉमन मेजर यूज्ड फॉर मनी सप्लाईज M3। जो मोस्ट कॉमन मेजर है मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए वो है M3। M3 क्या है? M1 प्लस TD। M1 मतलब जो हमारे पास लिक्विड कैश है उसके अंदर प्लस करेंगे टाइम डिपॉजिट को, हमारा M3 निकल आएगा। M4 क्या है? M4 equals to M3 plus total deposit with the post office. As the total deposit with the post office are negligible, there is no much difference between M3 and M4. देखो M4 किस तरीके से निकलता है। M3 के अंदर जब हम प्लस करते हैं टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस से, तो हमारा M4 निकल आएगा। अगर टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस जीरो है, नेग्लिजिबल है, कुछ भी नहीं है, तो फिर हमारे M3 और M4 के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया मनी सप्लाई, मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहता है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है, कमेंट में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसी के साथ चैप्टर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना। अच्छी अच्छी रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम को सब्सक्राइब कर देना, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। इन वीडियो जो ये हमारे टॉपिक है इनकी अगर PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं अब तो रेगुलरली PDF अपलोड करने लग गई हूँ। मैंने 7 चैप्टर्स तक
आपकी पीडीएफ अपलोड कर दी है और ये जब तक आएगा 8 बजे की भी कर दूंगी। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।